देखिए बच्चों, आज क्लास 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर था गणित का, उसको हल करने जा रहे हैं अपन। तो सबसे पहले आपको ये बता दीजिए, मैं बताता हूँ कि जो पेपर है वो 80 नंबर का है। ठीक है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्ज़ाम में, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यू का। इसमें है 196 के अभाज्य गुणनफलों की घातों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है ना। तो इसमें देखो सभी, 196 के आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 196 के क्या करने हैं आपको, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। जैसे 196 के जब अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखो 2 का भाग देते हैं इसमें, तो देखो 98 बार इसका भाग जा रहा है ना। उसके बाद में 2 का भाग देंगे, 49 बार इसका भाग गया। फिर इसके बाद में 7 का भाग देंगे, 7 बार गया। फिर इसके बाद में 7 और 1 है ना। फिर इसके अभाज्य गुणनखंड को आप लिख सकते हैं व्यवस्थित रूप से 2 × 2 × 7 × 7। फिर यहाँ पे 2 की घात 2 होगी, यहाँ पे 7 की घात 2 होगी। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि गुणनखंड की घातों का योगफल क्या है। तो घात एक तो 2 ये रही और एक ये 2, दोनों का योगफल पूछा तो 2 + 2 = 4। ठीक है। पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 4 = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा मूल समान के लिए जो कंडीशन रहती है, मूल समान के लिए जो कंडीशन रहती है वो रहती है d = 0। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपसे कहा गया है किसके मूल समान है, तो यहाँ पे जो आपकी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन रही है वो बन रही है x² - kx + 4 = 0। इसमें देखो आपको a का मान निकालते हैं तो इसमें 1 है, b का मान इसमें -1 है, b का मान माइनस का k है, c का मान इसमें 4 है। तो मूल समान के लिए d = 0 होता है। d का जो सूत्र होता है वो होता है b² - 4ac = 0। ठीक है ना। इसके बाद में इस इक्वेशन में मान पुटअप करते हैं। b की जगह रखेंगे -k का होल स्क्वायर, -4 a की जगह रखेंगे 1, c की जगह रखेंगे 4। तो -k को जब ओपन करेंगे तो k² आएगा, माइनस का 4 × 4 = 16 हो जाएगा, = 0। तो यहाँ से k² होगा 16। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ऊपर जाएगा उधर अंडर रूट, तो k का मान 16 में रहेगा, वो रहेगा +-4। k का मान आएगा +-4। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, 3,4 की y-अक्ष से दूरी होगी। तो देखो आपको पता भी होगा 3,4 है, इसमें आपसे पूछा है y-अक्ष की दूरी। y-अक्ष की दूरी आपको पता है y-अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है। जैसे मान लो ये आपका ग्राफ है, ठीक है ना, इधर तो रहता है आपका x, ठीक है, इधर रहता है आपका y। इसने कहा है y-अक्ष की दूरी पूछा है, तो इसका मतलब y-अक्ष की दूरी, y-अक्ष का जो निर्देशांक होता है वो होता है y पर स्थित कोई बिंदु। अगर y पर कोई बिंदु स्थित होगा तो उसका जो मान होगा वो ओनली फॉर y का ही मान होगा, x का इतना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो y-अक्ष की दूरी पूछा है तो इसमें y-अक्ष की दूरी होगी 3। कितनी होगी? 3। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछता x-अक्ष की दूरी, क्या पूछता, x-अक्ष की दूरी, जब आपका आंसर होता 4। तो इसने पूछा था y-अक्ष की दूरी, तो जो x बिंदु का निर्देशांक होता है वो होती है y-अक्ष की दूरी। तो इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म। युग्म का मतलब होता है बच्चों पेयर। क्या होता है? पेयर। पेयर का मतलब ऐसी x और y का एक पेयर बनेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो देखो ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन हो जाता है। तो मैं पहले आपको ऑप्शन से क्वेश्चन करके बता रहा हूँ कि ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे माना कि मैंने कल्पना की x का मान मैं रख रहा हूँ 1, पहले ऑप्शन से कर रहा हूँ मैं, y का मान मैं रख रहा हूँ 4। क्या इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? देखो रखते हैं मान, 3 x की जगह 1 रखा, 2 × y की जगह रखूँगा 4। तो देखो 3 एकम 3, 4 दूनी 8, तो 3 और 8 के 11 होता है क्या? हाँ, 11 के बराबर आ गया, तो 11 = 11। इसका मतलब इसका जो पेयर बनेगा वो बनेगा 1,4। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन से ही क्वेश्चन हो गया।
क्योंकि आपके पास में MCQ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3√3 x² प्लस 10x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 का आपको विवेक्टर याद करना है, डी याद करना है, ठीक है ना। तो आप जानते हो जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो c होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है ना। यहाँ से अपन कंपैरिजन करते हैं तो a का मान आपको मिलता है 3√3 एंड b का मान मिलता है 10 एंड c का मान मिलता है √3। आपको विवेक्टर याद करना है, तो इसका मतलब v² माइनस 4ac याद करना है। b का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान आपके पास में है 3√3 एंड सी का मान है √3। तो देखो 10 का स्क्वायर होगा 100 माइनस 4, और इधर देखो √3 को √3 से गुणा करते हैं 3 आता है, √3 को जब √3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है। अक्सर बच्चे यही गलती कर देते हैं, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, तो 100 माइनस 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा। 100 में से 36 को जब माइनस करते हैं तो 64 आंसर आता है। कितना आंसर आता है? 64। देखते हैं कौन से ऑप्शन में 64 आ रहा है आपका। ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है 64। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ऑप्शन 64 पे इसका क्लिक का आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका समांतर श्रेणी से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, AP बन रही है 18AB - 3 एक समांतर श्रेणी में है। आपसे पूछा है A प्लस B का मान। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो हम जानते हैं कि जो पहला पद होता है इसे हम A कहते हैं, दूसरे पद को अपन A2 कहते हैं, तीसरे पद को A3 कहते हैं, और जो चौथा पद है उसको कहते हैं A4, ठीक है ना। तो आपसे सबसे पहले आपको इसमें D निकालना पड़ेगा। D को कहते हैं सार्वय अंतर। क्या कहते हैं? सार्वय अंतर। देखो D कैसे निकालेंगे, आपके पास में लास्ट पद है और प्रथम पद है। A4 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 3D, लिख सकता हूँ ना। A4 की जगह मैंने रखा -3, और प्रथम पद आपका है 18 प्लस 3D। 18 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -3 - 18 इज इक्वल टू 3D। इधर से आएगा माइनस का 21 बराबर 3D। यहाँ से D का मान आएगा -7। D का मान आपके पास -7 आ गया, तो अपन द्वितीय पद और तृतीय पद याद कर सकते हैं। A2 बराबर होगा A प्लस का D। A2 निकालना है, A का मान है 18 प्लस D का मान है -7, तो A2 बराबर आ गया आपके पास में 11। कितना आ गया? 11 आ गया। एंड A3 को हम B लेके चल रहा है इसमें। A3 बराबर होगा A प्लस का 2D। A का मान कितना है? A का मान आपके पास में 18 है प्लस 2, D का मान -7 है। इसको जब ओपन करेंगे 18 माइनस का 14, तो यहाँ से आएगा 4। इसका मतलब जो A3 पद आ गया मतलब 4 आ गया, और A2 आ गया मतलब 11 आ गया। A2 पद को A लेके चल रहा है और A3 पद को B लेके चल रहा है। अपने दोनों का योग चाहिए, तो A प्लस B का योग चाहिए। तो A का मान कितना निकाला अपन ने? अभी देखो इस क्वेश्चन में निकाला है, यहाँ से देखो 11 निकाला है, तो 11 प्लस B का मान कितना निकाला है? 4 निकाला। तो 11 और 4 कितना होता है बच्चों? 15 होता है। तो इसका मतलब A प्लस B का मान होगा 15। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो छठवां जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 15। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 3 सेक 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप ये भी जानते हो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कोस का अपोजिट होता है वो सेक होता है, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो इस क्वेश्चन को, तो मान आप आपकी सारणी का उपयोग करके भी मान रख सकते हो। देखो कैसे, 3 सेक 45 का मान होता है √2, कोस 45 का मान होता है 1/√2। √2 से √2 आपका कट गया, 3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 3 इसी ऑप्शन में आपको मिल पा रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन इसी का। देखो वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी होती है। देखो आपको पता है वृत्त की जीवा, देखो वृत्त की जीवा क्या होती है। जैसे मान लो ये आपका वृत्त है, यहाँ पे आपका सेंटर होगा, ये वाली दूरी रहती है आपकी रेडियस रहती है, ठीक है। जो वृत्त की जीवा रहती है, ये भी वृत्त की जीवा 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 है। लेकिन इसमें देखेंगे आपसे कहा है कि
जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी, त्रिज्या की का दोगुना मतलब 2r, तो त्रिज्या का दोगुना होता है d बराबर 2r। d को कहते हैं डायामीटर, डायामीटर मतलब होता है व्यास, क्या होता है व्यास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका व्यास। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपका, देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको दे रखा है एक वृत्त की त्रिज्या, मतलब एक वृत्त की जो रेडियस है वो है आपकी 3.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है वृत्त की परिधि, तो आप जानते हो, आप क्या जानते हो, एट वी नो डेट, आप जानते हो कि जो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो 2πr होता है। बस इसके बाद में कुछ भी नहीं करना, आपको मान पुट करना है। देखो 2 पाई का मान होता है 22/7, आर की जगह आप रखोगे 3.5, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो यहाँ से पॉइंट हटा सकते हो, नीचे 10 आएगा। यहाँ से इसको काटोगे तो कितने बार कटेगा, 5 बार। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, देखो 2 से भी 2 कट गया, आपके पास में आंसर आ गया 22। क्या बच गया, 22 बच गया। तो ऐसे वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर होगी, उसकी जो परिधि होगी वो होगी 22, कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 446 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा का माप क्या होगा। मतलब आपसे पूछा है घन की भुजा। देखो एक घन है, देखो मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन में, एक घन बना के बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। जैसे मान लो कोई घन है, घन की जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 486 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, 486 वर्ग सेंटीमीटर। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², ठीक है। वो कितना दिया हुआ है, 486 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट नहीं लगा रहा मैं, आप समझ लेना। तो यहाँ से a² की जो वैल्यू आएगी 486/6, यहाँ से इसको जब कैंसल आउट करते हैं, यहाँ पे जो बचेगा वो 81 बचेगा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उसके ऊपर अंडर रूट जाएगा, तो कुल मिला के जो a का मान आएगा ±9 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन कोई भी भुजा माइनस में नहीं रह सकती, इसलिए हम इसको पॉजिटिव वे में देखेंगे। तो a = +9 सेंटीमीटर। तो ऐसे घन की जो भुजा होगी वो +9 सेंटीमीटर होगी। देखो इस प्रकार से अपन ने MCQ जो छोटे क्वेश्चन थे वो कर लिया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पहले का जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको भी मैं इजी तरीके से आपको हल करके बता देता हूँ। देखो बहुत इजी क्वेश्चन आया है ये भी आपके एग्जाम में। बंटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3 और 4 का बहुलक होगा। देखो बहुलक होता है क्या है, बहुलक होता है मॉड, ठीक है। बहुलक का मतलब होता है ऐसी संख्या जो किसी बंटन सारणी में सबसे अधिक बार रिपीट होती है, तो वह उस बंटन का वही बहुलक होता है। देखो 3 कितनी बार आ रहा है, देखो 3 में देखता हूँ इस क्वेश्चन में, देखो 1 बार और 2 बार आ रहा है। देखो ऑप्शन से मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, 3 2 बार आ रहा है। यहाँ पे 5 देखो 1 बार आ रहा है, 7 देखो 1 बार आ रहा है, यहाँ पे 4 देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार आ रहा है, और यहाँ पे देखो 2 1 बार आ रहा है, 1 भी 1 बार आ रहा है। इसका मतलब जो 4 है वो सबसे अधिक बार आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो बहुलक होगा वो होगा 4, क्योंकि 4 सबसे अधिक बार क्या आ रहा है, रिपीट में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन बंटन का जो बहुलक होगा वो होगा 4। तो इस मतलब इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो आप जानते हो एक डाइस होता है, एक पासा होता है, पासे को जब एक बार फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणाम होते हैं वो होते हैं 6, ठीक है ना। डाइस को जब उछाला जाता है, फेंका जाता है, तो उसमें 6 संभावित परिणाम आ सकते हैं। देखो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। लेकिन आपसे पूछा है 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, इसका मतलब क्वेश्चन में पूछा है 4 से बड़ा, तो इसका मतलब 4 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब 4 को इसमें काउंट नहीं करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आता कि 4 या 4 से बड़ा, तो उसमें 4 भी काउंट होता, लेकिन जो आपके पास में संभावित परिणाम बनेगा वो 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो संभावित परिणाम बन गए आपके पास में 2, कुल संभावित परिणाम होते हैं कितने, 6। तो PE बराबर जो सूत्र होता है E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पे जो कुल संभावित परिणाम है वो कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, और कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 2/6 बराबर होगा 1/2। कितना होगा, 1/2 नहीं होगा, सॉरी 1/3 होगा, क्योंकि 2 एकम 2, 2 3 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, वो क्वेश्चन देखो मैं आपको बता देता हूँ, ब्लैंक वाले क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्न पढ़ के। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखो खालिस्तान को भरना है आपको, मैं आपको इसमें बता रहा हूँ इसके एक्सप्लेनेशन कर भी क्वेश्चन कैसे आता है। 95 तथा 152 का महत्तम समाप्रत्यय क्या होता है। देखो महत्तम समाप्रत्यय निकालने की 2 विधि होती है। देखो आपसे लिखवा नहीं रहा है, आपसे ब्लैंक भरवा रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कर सकता हूँ। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकता हूँ, और या एक आप करना चाहो तो आप यूक्लिड विभाजन विधि से भी इसका एचसीएफ निकाल सकते हो। देखो मैं अभाज्य से बता देता हूँ आपको, यहाँ 95 लिख लेता हूँ मैं, यहाँ 152 लिख लेता हूँ। 95 में देखो किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, कितने बार जा रहा है 19 बार, यहाँ पे 19 और 1 आ गया, ठीक है ना। 152 में भाग जाता है ओनली फॉर 19 का मैंने जब भाग दिया वो कितनी बार गया, 8 बार गया, ठीक है, 8 और 1 आ गया, ठीक है ना। इधर से इस प्रकार से हम देखते हैं जो आपका आंसर आता है, यहाँ पे आपका आंसर जो आ रहा है वो क्या आंसर आ रहा है, इधर से देखो दोनों में जो कॉमन आता है, देखो 95 के जो फैक्टर होगा वो 5 × 19 होगा, और 152 के जो फैक्टर होगा 19 × 8 होगा। एचसीएफ होता है कि दोनों में जो कॉमन रहता है, तो दोनों में जो कॉमन है एचसीएफ इज इक्वल टू इस क्वेश्चन का होगा 19, कितना होगा 19 होगा। इस क्वेश्चन का एचसीएफ कितना होगा बच्चों, 19 होगा, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर वृत्त पर कोई एक बिंदु स्थित है तो वहाँ से तो अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है ना। और अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो ओनली फॉर 2 स्पर्श रेखा 2 टेंजेंट लाइन अपन उस वृत्त पर खींच सकते हैं। देखो इसमें आएगा अनंत, इसमें जब मैं भरता हूँ यहाँ पे आएगा अनंत। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 19, कितना होगा बच्चों 19 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करता हूँ, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये ट्राइगोनोमेट्री से क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन क्या है, देखो कोस स्क्वायर 45 का मान क्या है। देखो आपको सारणी अच्छे से आती है, प्रिपेयर की है अगर आपने सारणी, तो इस क्वेश्चन में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। कोस स्क्वायर 45, कोस 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर करना है बस। 1/√2 का स्क्वायर होता है 2, तो इसका आंसर होगा 1/2। क्या आंसर होगा बच्चों, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये भी कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। देखो मान लो चलो ये आपका वृत्त है, जैसे मैंने एक टेंजेंट लाइन खींच दी, अगर ये वृत्त हो गया और यहाँ से टेंजेंट लाइन है तो यहाँ इसका उभयनिष्ठ बिंदु होगा, और उस उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा इसमें मैं भर देता हूँ, स्पर्श बिंदु होगा। क्या होगा, स्पर्श बिंदु होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आया है कि 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 है तो x का मान ज्ञात करो। देखो ये भी ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, इसको मैं डायरेक्टली भी बताऊंगा, और एक आपको जो मेथड है आपका 10th के अकॉर्डिंग वो भी मैं बता देता हूँ। देखो आप जानते हो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यही होता है ना, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। देखो समांतर माध्य आपके पास में 9 है, माध्य की जगह रख लिया मैंने 9, प्रेक्षणों का योग मतलब सभी संख्याओं को जोड़ दो, 5 + 7 + 9 + x, संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो 4/1। इसको वज्र गुणा कर दिया मैंने, 9 को 4 से गुणा किया, 36 बराबर देखो 7 और 5 12 और 9 21, 21 + x। यहाँ से इसको ट्रांसलेट करूँगा, 36 - 21 = x होगा। 36 में से 21 को जब माइनस करते हैं तो 15, तो x का मान आ गया आपके पास में 15। देखो इस क्वेश्चन को आंसर तो होगा इसका x का मान आ गया 15। देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो कैसे, समांतर माध्य है 9, कितना है 9, संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो 4 को किससे गुणा कर दो 9 से, कितना आ गया 36, ठीक है ना। अब देखो सभी संख्याओं का टोटल, प्रेक्षणों का टोटल आना चाहिए 36, उसमें से देखो 3 संख्या कितनी है 9 और 7 16, 16 और 5 21, मतलब 4 संख्या 36 है, 3 संख्या 21 है, मतलब चौथी संख्या का जो मान होगा वो कितना होगा 15, क्योंकि 9 और 7 16 और 5 21। जब 36 में से 15 को 36 में से 9 और 7 16 और 5 21 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे x का मान होगा 15, कितना होगा 15। देखो दो पासों को एक साथ फेंकने पर, दो पासों को जब एक साथ फेंका जाता है तो देखो संभावित परिणाम 7 अंक आने की प्रायिकता। देखो तो सबसे पहले दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो उसके लिए कुल संभावित परिणाम बनते हैं कितने 36, ये आना चाहिए आपको, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारणी बना लेता हूँ। देखो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7 है ना। फिर बनाऊँगा यहाँ पे 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, ठीक है। 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, ठीक है। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, ठीक है। 7 वाला थोड़ी ना आता है, 7 वाला नहीं आता है, ये गलत है। यहाँ पे देखो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। अब देखो अपने को लेना है जिसका अंकों का योग आना चाहिए 7। कितना आना चाहिए? 7। देखो 6 और 1 7 इसमें आ रहा है, 5 और 2 7 इसमें आ रहा है, 3 और 4 7 इसमें आ रहा है, 4 और 3 7 इसमें आ रहा है, 5 और 2 7 इसमें आ रहा है, 6 और 1 7 इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब कुल अनुकूल परिणाम बन गए आपके पास में 1 2 3 4 5 6। तो ठीक है, प्रायिकता निकालेंगे। पीई बराबर होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम बन रहा है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अपने को ऑप्शन में ब्लैंक को भरना है तो अपने डायरेक्ट कर सकते हैं। 6 बटा कुल संबद्ध परिणाम होते हैं 36, तो इसको जब 6 से काटते हैं 6 एकम 6 और 6 6 36। इसका जब ऑप्शन भरा जाएगा यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 1/6 होगा। कितना होगा? 1/6। इस प्रकार से देखो अपन ने जब कंप्लीट कर लिया 12 और 6 18 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में जब अब आगे देखेंगे अति लघुरात्मक प्रश्न और निम्नात्मक प्रश्न है, दोनों प्रकार के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।